अगर सपने देखकर ही पूरे हो जाते तो हमारे माता पिता सुबह से लेकर शाम तक काम नहीं करते और हमारे लिए सपने नहीं देखते। सपने पूरा करने के लिए कर्म ही करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो कक्षा 10 का मैथ का है जो अनसॉल्व पेपर लेके आए 2025, जिसका सेट नंबर है 4 2025 822 BY। और 3 इसके जो सेट हैं हम वीडियो मतलब यूट्यूब पर डाउनलोड कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर बाद में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ में। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और बाद में आप प्ले लिस्ट में जाकर बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर हमारे पास क्या है f(x) का ग्राफ दिया गया, यानी ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, ये ग्राफ दिया है। तो यहाँ देखिए साफ साफ कि f(x) दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमें x अक्ष को देखना है और x अक्ष को देखना है कि ये रेखा जो है वो x अक्ष को कितनी बार काट रही है। जितनी बार काट रही है उतनी बार जो है हमारे वो शून्यक होंगे, जैसे 1 3 2 4। तो हमें देखना है ये रेखा x अक्ष को कितनी बार काट रही है। तो सबसे पहले x अक्ष को यहाँ काट रही है एक बार, फिर दूसरी x अक्ष को यहाँ काट रही है 2 बार और ये तीसरी बार। तो यानी x अक्ष को कितनी बार काटा है इसने, 3 बार। तो इसके शून्य कितने हो गए, 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सही बी। बाई वाला काटने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ बात कही गई है f(x) की। अगर f(y) की कहा जाता तो यहाँ पर एक शून्यक हो जाते, लेकिन फिलहाल हमारे पास केवल f(x) की बात है। तो x को 3 बार काट रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो इस प्रकार है। कहा गया है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये तीनों चार मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D। या तो आप गुणा करके देख लीजिए या क्या है फटाक से इसके अभाज्य गुणनखंड लीजिए और एक ना एक हमारा मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। 156 है हमारे पास में, इसको काटते हैं पहले 2 से। 2 सत्ते 14, एक चला गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कितना, 2 तिया 6 और इधर चला गया 2 नीम 18। अब 3 से, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 13 से। अब सबसे पहले देखना है कि 13 की घात 1 कितनी है और 2 की घात देखिए 2। 13 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, देखिए 2 की घात कितनी होगी 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, ए। बाकी देखिए यहाँ पर 3 की घात 2 है, लेकिन यहाँ हमारे पास 3 कितनी बार है, 1 बार है। और ये इसमें 2 की घात 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 की घात कितनी है, 2। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही है। कॉन्सेप्ट के साथ कीजिए, फटाक से आपका आंसर आएगा। और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं यूपी बोर्ड में, तो आप जितनी जल्दी कर पाएंगे उतना ही समय आपको मिलेगा अगले मतलब 50 नंबर के सवालों करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल, जो इस प्रकार है। संख्याओं 175 तथा 91 का हमें ज्ञात करना है, क्या, HCF यानी कि मासापा हमें ज्ञात करना है। क्या है, 5 है, 7 है, 9 है या 25 है। तो आप इसे गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और भाग विधि से भी कर सकते हैं। तो हम भाग विधि से करते हैं, छोटे वाले से भाग करेंगे बड़े वाले को, यानी कि 91 से भाग करेंगे हम किसको, 175 को। 175 तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 91, घटा लेते हैं। देखिए 5 में से 1 गया तो कितना, 4। और यहाँ हो गया हमारे पास कितना, 17। 17 में से 9 जाएगा तो कितने बचेंगे, 8। तो यहाँ भाग करेंगे 84 एकम 84। यहाँ हो गए कितने, 11। 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 7। अब 7 से भाग कर दिए 84 को, और 7 एकम 7, 1 यहाँ पर, 4 यहाँ पर आया, और 7 दूनी 14, यानी पूरा पूरा कट गया। किससे पूरा पूरा कट गया, 7 से कट गया। तो यही सब हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारे पास, बी। ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या जो है एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या वो होती है जो अंडर रूट के अंदर ना हो, अंडर रूट से बाहर निकली हुई। जैसे यहाँ पर अंडर रूट 3 है, नीचे अंडर रूट 5 है, तो ये क्या हो गई, अपरमेय संख्या हो गई। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। बी पे पहुंचते हैं। देखिए अंडर रूट 7 की गुणा अंडर 2 की गुणा 7 से करेंगे तो अंडर रूट 14 आएगा। तो अंडर रूट 14 भी क्या है, अपरमेय संख्या, इसे भी काट दीजिए। 12 बाहर निकल के भी आएगा तो कितना निकल सकता है, देखो 4 तिया 12, और 4 किसका वर्ग होता है, 4 वर्ग होता है 2 का, लेकिन अंडर रूट के अंदर कितना रह गया, 3। तो ये भी अपरमेय संख्या है। तो ये हमारी देख लीजिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सेम टू सेम है। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7, यही आपकी परमेय संख्या होगी। लेकिन कैसे होगी, देखिए हम सूत्र जानते हैं एक बार, प्लस a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होता है ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए a की जगह पर कितना है, अंडर रूट 5 का वर्ग, और माइनस b की जगह कितना है, देखिए अंडर रूट 7।
का वर्ग, वर्ग से अंडर रूट हट जाता है तो हटा दीजिए, अंडर रूट 5 का वर्ग 5 माइनस अंडर रूट 7 का वर्ग 7, ज्यादा कौन से निशान है माइनस का, 7 ज्यादा है माइनस के तो माइनस का आएगा, 7 में से 5 गया तो कितना आएगा 2, और माइनस के 2 क्या है 1 पर में संख्या है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां लिखा है रैखिक समीकरण 2x प्लस के y बराबर 5 एवं 3x प्लस के 2y बराबर 8 के युग्म का हल होगा। अद्वितीय हल होगा, दो हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या इनमें से कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं पहले रैखिक अवकल समीकरण का सूत्र, देखिए तो यही तुलना कर लीजिए या नीचे लिख लेते हैं। देखिए ये 5 प्लस का इधर आगे का हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर हमारे पास में 2x प्लस वाई और वहां 5 इधर आके का हो जाएगा माइनस का। तो पहली रेखा क्या होती है ax प्लस बी वाई वन प्लस बी वन वाई प्लस वो प्लस सी वन बराबर 0 से तुलना करने पर। चलिए तुलना करेंगे इसकी, तो यहाँ a1 का मान कितना है 1, अब यहाँ b1 तो दिखाई नहीं रहा है, बाई से बाई काटेंगे तो कितना आएगा 1, तो यहाँ b1 का मान भी 1 और c1 का मान होगा यहाँ पर माइनस के 5। अब दूसरी रैखिक अवकल समीकरण लिख देंगे, ये है 3x और प्लस के यहाँ 2y और ये प्लस के 8 इधर आगे काय हो जाएंगे माइनस के 8 बराबर 0। दूसरी रैखिक समीकरण क्या लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे हम तुलना करेंगे, ठीक। तो इसमें क्या मान निकलेगा देखिए, a2 का मान 3, b2 का मान 2, c2 का मान है माइनस के 8। सूत्र हम जानते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे, ठीक है। बाकी कंडीशन बताते हैं, पहले मान लगाते हैं। a1 का मान कितना है 2 और बटे में कितना 3, तो 2 बटे 3 बराबर देखिए b1 का मान है यहाँ पर 1 और b2 का मान कितना है 2, तो 1 बटा 2 बराबर c1 का मान कितना है -5 ऊपर -5 और नीचे c2 का मान कितना है -8 तो -8। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बाकी कुछ कट रहा है क्या नहीं, यानी 2 बटे 3 बराबर नहीं है 1 बटे 2 के और बराबर नहीं है 5 बटे 8 के। यानी इसमें कंडीशन कौन सी आ गई, a1 बटे b1 बराबर नहीं है a2 बटे b2, यानी ये कंडीशन आ गई। इसका मतलब रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, अर्थात एक हल होगा या कह सकते हैं अद्वितीय हल होगा। ये कंडीशन में ऑप्शन नंबर ए होता है, याद रखना। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कलम चेंज करके, देखिए यदि यहाँ पर होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो ये होंगे अद्वितीय हल यानी एक हल। इसका दो हल का तो होता नहीं, ऑप्शन हटा दीजिए। यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल तब होंगे जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2 आ जाते हैं, तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और यहाँ लिखा है इनमें से कोई हल नहीं होता, ये तब होते हैं जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं होता है c1 बटे c2, तब रेखाएं जो हैं समांतर होती हैं और समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करती हैं, इसलिए इसका कोई भी हल नहीं निकलता है। और ये संपाती होती है, संपाती का मतलब तो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है, तो देखिए हर जगह कट रहा है, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और अद्वितीय हल का मतलब है जब ये रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो इसमें केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो इसलिए बोलते हैं इसमें अद्वितीय हल या एक ही हल होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर कर दिया है तो आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है। अगला प्रश्न कहा है यहाँ पर एपी यानी समांतर श्रेणी है 6, 10, 14 का पूछ रहा है 25वां पद पूछ रहा है। तो प्रथम पद होता है यहाँ पर a1, ए लिख सकते हैं, यहाँ पर द्वितीय पद है a2 और तृतीय पद है हमारे पास a3। ठीक है, चलिए भाई मान लगाते हैं यहाँ पर। देखिए क्या है हमारे पास, प्रथम पद a, इसका मान दिया हमारे लिए 6 और d निकालना है। d क्या था सार्वंतर a2 माइनस a1, a2 मान लगाएंगे, a2 कितना है हमारे पास 10 माइनस a1 कितना है 6, 10 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। जब a और d का मान आ जाता है तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ कहा है कौन सा पद, 25वां पद। 25वां पद होता है हमारे पास में a25 और a25 का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास a प्लस 1 d कम कर दीजिए, यानी 25 है तो यहाँ पे कितने आएंगे 24 d। बस a का मान बताइए कितना है, a का मान हमारे पास है 6 प्लस 24 और गुणे में d का मान कितना निकाला हमने अभी 4, तो यहाँ पर 6 है और प्लस
24 चौक कितने होते हैं? 24 चौक होते हैं 96, और 96 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 102। तो इसका मतलब 25वां पद कितना होगा हमारे पास? 102 होगा। वो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास? बी, 102। आशा करता हूं कि 6 सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस कमी को लिख सकते हैं, ताकि मैं उसे आगे वीडियो में दूर कर सकूं। ठीक है। और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप कर सकते हैं लाइक, क्योंकि इससे हमें अच्छा लगेगा। नया चैनल है तो इसलिए बार बार मुझे कहना पड़ रहा है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे कि मुझे बार बार कहना पड़ता है। आप अच्छे बच्चे हैं, आप डायरेक्ट हमें लाइक कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के p बराबर 0 का एक मूल दिया है -2 हो, तो हमें क्या मान ज्ञात करना है? p का मान। जो मूल होता है वही x का मान होता है, तो यहाँ लिख देंगे जो मूल दिया हुआ है x बराबर, यहाँ लिख देंगे मूल, जो x बराबर है वो कितना है? -2 दिया हुआ है। ये रख दीजिए समीकरण पे। तो समीकरण क्या दे रखी है हमारे? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के p बराबर 0। यहाँ पर x का मान लगाते हैं कितना? -2 का वर्ग प्लस यहाँ 2, और x का मान लगाइए -2, और यहाँ है माइनस के p बराबर 0। 2 का वर्ग, वर्ग कभी ऋणात्मक होता नहीं है। 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस में आएगा, यहाँ प्लस माइनस, माइनस के 2 दूनी 4, और माइनस के p बराबर 0। ये देखिए 4 माइनस का 4 प्लस का कैंसिल हो गया, नहीं घट गया, तो माइनस के p बराबर 0, और 0 कभी ऋणात्मक होता नहीं, इधर भेज दीजिए तो p बराबर हो गया 0। यानी p का मान हमारे पास कितना आया है? वो 0 आया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? वो है ऑप्शन ए, सही है 0। ठीक है। 7 प्रश्न हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले 8वें प्रश्न की ओर। ये है, यहाँ कहा गया है दो बिंदुओं, यानी एक है 2,3 और दूसरा है 4,1 के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो बीच की दूरी कौन सी आएगी? 2 आएगी, या 2√2 आएगी, 2√3 आएगी, या 12 आएगी? तो डायरेक्ट क्या होता है, देखिए, इसमें से घटाइए, यानी 4 में से 2 गया, उसका वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग, यहाँ लिख देते हैं 2 का वर्ग, फिर प्लस लगाइए। बाद वाले में से 1 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? -2 आएंगे, इसका वर्ग कर दीजिए, और इस पर लगा दीजिए अंडर रूट। ये दूरी का सूत्र है। फिर मैं लिख के बताऊंगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए शॉर्टकट में। यहाँ देखिए, 2 का वर्ग कितना होगा? 4, प्लस वर्ग कभी ऋणात्मक होता नहीं, 2 दूनी 4, और 4 और 4 कितने हो गए हमारे पास? 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है, इसे बाहर ले लीजिए, और ये आ गया हमारे पास 2√2। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। बस आपको क्या करना है, सूत्र अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। पहला वाला बिंदु होता है x1/1, और दूसरा बिंदु होता है x2/2। तो बीच की दूरी का सूत्र डी बराबर क्या होता है? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ मान लगा दीजिए, देखिए डी बराबर √x2 का मान कितना है? 4, और यहाँ पर है 2, यानी 4 - 2 का वर्ग, और प्लस y2 कितना है? 1, और ये -3, तो 1 - 3 का वर्ग। बाकी यही देखिए, 4 में से 2 गया तो 2 का वर्ग, 3 में देखो -3 में से 2 1 गया तो -2 का वर्ग। ये आप कॉन्सेप्ट इस तरह से आराम से कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको आता है डायरेक्ट कर दीजिए, और नहीं आता है तो आप सूत्र लगाकर भी हल कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जिससे आप आराम से कर सके। क्योंकि ये याद रखिएगा कि इतनी तेज ना चलो कि एक्सीडेंट हो जाए, और इतने धीरे ना चलो कि देर हो जाए। दोनों ही चीज नुकसानदायक हैं। अगर आप बहुत तेज चल रहे हैं और गलतियां करते जा रहे हैं, सवाल करते जा रहे हैं, वो भी गलत है, और धीरे चल रहे हैं, पता लगा पेपर का टाइम खत्म हो गया और लेकिन आपके सवाल रह गए, तब भी नंबर कम आएंगे। दोनों चीजों को बैलेंस बना के रखना है आपके लिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की। देखिए, आप यहाँ लिखा है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है वो थीटा हो। तो सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, बाकी फिर आंसर मिलाते हैं। क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो होता है θ/360 डिग्री गुणे में πr²। अब यहाँ देखते हैं ये कहाँ मिल रहा है। 180 है, 2 है, 2 पाई है, यहाँ पे r² है नहीं, यानी ऑप्शन गलत है, ये हटा दीजिए। यहाँ πr² है, थीटा है, लेकिन बटे में यहाँ पर 180, यहाँ पे 360 है, ये भी काट दीजिए, हटा दीजिए इसे। यहाँ पर 2πr आ गया, ये यहाँ पर πr², ये भी काट दीजिए। तो ऑप्शन यही वाला सही होगा, लेकिन कैसे? यहाँ तो 360 दिया, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ देखो 2 दे रखा है, 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, इधर चला गया, 2 6 12, और 0। देखिए आ गया θ/360 πr²। किसी तरह दिया जाए, बस अपना सूत्र लिखिए, उसको मिला दीजिए कि कौन सा आंसर हमारा सही आ रहा है, वही ऑप्शन आप लगा दीजिए। कम समय में लगाएंगे
तो आपका क्या होगा, पेपर बहुत अच्छा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई चाहिए। कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 है या 6 है। तो चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले जो है एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र होगा और यहाँ पे इसकी त्रिज्या जो है वो 3 है, लेकिन स्पर्श रेखा भी खींच लेते हैं। पहले पूरा चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया, ये केंद्र है O, यहाँ से एक बिंदु है P और ये स्पर्श रेखा है, इस पर इसने लंब डाला त्रिज्या ने, ये नंबर डिग्री हो गया। और त्रिज्या यहाँ पर R जो है वो हमारे पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ये पहला काम हो गया। आगे क्या कहा है, 5 सेंटीमीटर, यानी वृत्त के केंद्र से एक बिंदु जो है 5 सेंटीमीटर दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर दूरी है। ये हो गई। अब पूछ रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, ये हमेशा कर्ण कहलाती है। ठीक, हमें क्या निकालना है, या तो लंब या तो आधार। इससे हमने अगर लंब ले लिया है तो ये हमारे पास आधार हो गया है। और पाइथागोरस त्रिक जानते हैं, जब कर्ण 5 होता है और अगर लंब या आधार 3 होता है तो ये अपने आप कितना हो जाता है, 4 आ जाता है। तो याद रखना कि ये हो गया आधार हमारा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 20 सही है। और जिसको नहीं समझ में आएगा तो मैं सूत्र द्वारा करा देता हूँ। कर्ण दिया है, लंब दिया है, क्या निकालना है, आधार। तो पाइथागोरस से हम सूत्र जानते हैं, आधार को हम लिख सकते हैं आधार a स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब इस पर घटा दीजिए। तो आधार का मान हमें जो है स्पर्श रेखा है, ये क्या है, स्पर्श रेखा पी क्यू, यहाँ ले लीजिए पी क्यू। तो पी क्यू स्पर्श रेखा पूछ रहा है हमारे लिए, तो ये वर्ग हो गया बराबर कर्ण का मान कितना है हमारे पास 5, 5 का वर्ग लगा दीजिए और माइनस लंब का मान कितना माना है 3, यानी त्रिज्या, तो 3 का वर्ग कर दीजिए। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो गया, 5 25 हो गया, माइनस के 3 3 9 हो गया। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना हो गया, 25 में से 9 गया तो 16, और 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर हो गई हमारी स्पर्श रेखा, जो पी क्यू है स्पर्श रेखा, पी क्यू स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर जो दोनों तरफ से स्क्वायर हट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आया था तो मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट कर दिया, क्लियर कर दिया कि उन बच्चों के लिए जो बच्चे थोड़ा सा कमजोर हैं तो वो यहाँ पर आराम से सॉल्व करके 20 प्रश्न में से कुछ तो कर ही लेंगे इतने कि ताकि वो आराम से पास हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो यहाँ दिया हुआ है, कहा है चित्र में P का मान होगा, यानी P कोण कौन सा, ये है देख, कोण P पूछ रहा है, यानी इसका मान क्या होगा ये देखना है। तो ये जो है हमें समरूप त्रिभुज के हिसाब से या सर्वांगसम त्रिभुज के हिसाब से दिखाइए कि कौन सा कोण किसके बराबर नजर आ रहा है, कौन सी भुजा किसके बराबर आ रही है। और समरूप त्रिभुज क्या होगा कि 2 गुना है, देख लीजिए ये है 3.8 और इसका 2 गुना कितना होता है 7.6, यानी ये वाली भुजा जो है वो वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर इसके साथ में अगली वाली भुजा को 6, 6 की 12 कितना, 6 दूनी 12, तो ये एक लाइन खींच दीजिए, ये 6 दूनी 12 हो गई इसकी। ठीक, आगे देखिए 3 दूनी 6, यानी इसका 2 गुना ये हो गया, ये तीसरी लाइन खींच दी, ये हो गई तीसरी लाइन। अब देखते रहते हैं, मिलाते हैं कोण। ध्यान दीजिएगा 1 और 2 के बीच में देखो, 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में कितना है 60 डिग्री कोण है। 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, इसके बीच में कितना डिग्री है 60 डिग्री है, पहला हो गया। आगे देखिए 2 और 3 के बीच में कितना है 80, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच में कितना 80, तो 2 ये 3 है, 2 और 3 के बीच में कितना है 80 है, ये 80 डिग्री होगी। अब ये पूछ रहा है लेकिन पी तो दिया नहीं, कोई बात नहीं, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। तो 180 में से इन दोनों को जोड़िए, 80 और 60 कितना हो गया हमारे पास 140। इसे क्या करना है, घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 40 डिग्री आ जाएगा। 180 में से 140 गया तो कितना हो जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी सही है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बराबर बराबर कीजिए फटाफट और उसका जो है मान सा निकाल देते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुज का होता है जो भुजा जिसकी 2 गुनी, क्योंकि यहाँ पे 1:2 के अनुपात में जो है त्रिभुज हो रहा है। फटाफट निकालिए, देखिए कौन से कोण बीच में हो रहे हैं, आराम से आप त्रिभुज के तीनों कोणों को निकाल कर हल कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो यहाँ दिया देखो, कह रहा है निम्न बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग निकालना है। माध्यिका नहीं निकालनी है, माध्यक वर्ग निकालना है। और माध्यिका यानी माध्यक वर्ग निकालने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, जो है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता यहाँ बना लेंगे हम, उससे हम क्या करेंगे आराम से हल कर लेंगे कि क्या आएगा। तो संचयी बारंबारता को लिखते हैं हम CF, ये हो गया हमारे पास। देखना है 20 से 30 आ रहा है ऑप्शन, 30 से 40 आ रहा है, 40 से 50 या 10 से 20 आ रहा है। संचयी बारंबारता आशा करता हूँ सबको याद होती है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। पहला तो 7 यही लिख दिया जाएगा, ये 7 अगले वाले में जुड़ेगा, 7 और 12 जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे 19। अब 19 में जोड़ना है 18, ध्यान दीजिएगा, 18 दूनी 36 और ये कितना हो जाएगा 37, ये हो गया। 37 में जोड़ दीजिए 15, देखो 7 और 5 12, हासिल आया 1, 4 और 1 5, यानी 3 और 1 4 और 1 हासिल 5 हो गया।
अब 52 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 62, और 62 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65। अब टोटल उन ऊपर वाले को जोड़ते हैं, देखो n बराबर 65 आ रहा नहीं आ रहा, ये भी जोड़ लेते हैं। देखो 7 और 9 कितने हो गए हमारे पास 19, 19 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 37, और 37 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 52, 52 में 10 जोड़ेंगे 62, 62 और 3 जोड़ेंगे 65, तो ये 65 हो गया हमारे पास में। और हम निकालते हैं n/2, n/2 का मतलब 65/2। अब 2 से काटेंगे, देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 3 हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 32.1 बचा, तो 1 2 से काट दशमलव लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 2 पंजे 10, यानी कितना आया 32.5। इससे बड़ी संख्या लेते हैं संचयी बारंबारता, CF में बड़ी संख्या, CF में बड़ी संख्या। तो CF में बड़ी संख्या कौन सी है ये देखनी है हमारे पास में। 32 से बड़ी कौन सी दिख रही है हमारे लिए 37, और 37 का ही वर्ग देखना है। 37 का वर्ग कितना दिख रहा है देखो 20 से 30, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है हमारा 20 से 30। बहुत पेशेंसफुली जो है माध्य का वर्ग निकालना है, माध्य का नहीं निकालनी है। तो माध्य वर्ग वो जो होगा जो n/2 से CF में उससे बड़ी संख्या जो आएगी, यानी इससे बड़ी संख्या जो आएगी उसी का वर्ग जो कहलाएगा वो माध्य वर्ग कहलाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो क्या दिया है यहाँ पे, दिया हुआ यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और थीटा का जो मान है वो 0 से बड़ा और बराबर है और 90 से छोटा और बराबर, यानी थीटा का मान 0 और 90 के बीच में है, तो थीटा का मान क्या क्या होगा इनमें से 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री। साइन बराबर कॉस, यानी साइन का मान और कॉस का मान कौन बराबर होता है, तो हम जानते हैं वो बराबर होता है 45 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन डिग्री कौन सा होगा 45 डिग्री, ये तो हमने डायरेक्ट बता दिया। लेकिन वास्तव में 45 आता कैसे वो भी बता देते हैं। देखिए तो यहाँ हमें दिया हुआ है साइन थीटा बराबर में है कॉस थीटा, गुणे में कुछ नहीं है तो इसके गुणे में हमने क्या लगा दिया 1 लगा दिया, तो ये कॉस थीटा गुणे में है कायम जाएगा बटे में जाएगा, तो साइन थीटा और बटे में क्या है हमारे पास में कॉस थीटा बराबर कितना है 1। और हम सब जानते हैं सूत्र क्या कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। पहला तो काम ये हो गया, तो इधर तो हमने लिख दिया टेन थीटा, टेन थीटा आ गया। यहाँ टेन थीटा का मान आ रहा है 1, लेकिन एक मान टेन में किसका होता है, और वो भी हम जानते हैं एक मान टेन में होता है 45 डिग्री का। ठीक, तो यहाँ लगा देंगे इस एक की जगह पर टेन 45। अब देखिए टेन है थीटा है, थीटा तो कोणों की तुलना करने पर ये टेन से टेन काट देंगे, थीटा बराबर 45, तो कोणों की तुलना करने पर थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री, हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का सही है। और 13 सवाल हो गए, 7 और बचे हैं, वो भी कराते हैं। अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगने लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि cos 0 का मान होता है, cos 0 का मान कितना होता है, हम जानते हैं कि cos 0 का मान होता है 1, और cos 90 अगर दिया होता है उसका मान होता है 0, और दो मान cos में होता नहीं है, -1 जो होगा किसमें होगा 180 का मान होता है cos में -1। तो चलिए ये तो cos 0 का मान 1 ही होता है, ये लिख दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ दिया हुआ है, कहा यदि tan 2a बराबर 1, जहां 2a न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 से छोटा हो 0 से बड़ा हो, तो a का मान पूछ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा किसका मान पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं एक मान tan 45 का होता है और 2a आ गया 45, तो 2 गुणे में जाएगा बटे में, 45 का आधा कितना होता है 22.5, तो 22.5 या 36 नहीं, 38 नहीं, 45 नहीं है, 22.5 ही है। ये हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट बी वाला। लेकिन करके भी दिखा देते हैं हम आपके लिए। देखिए यहाँ पर यहाँ हमें दिया हुआ है tan 2a बराबर एक मान हम जानते हैं किसका होता है tan 45 का, ये हम यहाँ लिख देते हैं। हम जानते हैं कि एक बराबर होता है tan 45, यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ तुलना करेंगे 2a का मान कितना आया, 2a बराबर 45 डिग्री। अब हम यहाँ 2 से भाग करेंगे तो a बराबर हो गया 45 बटे में 2। ये तो दिया नहीं है, पॉइंटों में नहीं दिया, तो कैसे निकालेंगे, सही भिन्न में हम जानते हैं 2 से भाग करेंगे 45 को, तो 2 दूनी 4, यहाँ 5 उतारेंगे, फिर 2 दूनी 4, कितना आया 1, तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए 22 सही, ये है 22 सही, और ऊपर एक शेषफल ऊपर आता है 1 बटा में बटे में 2, जो बटे में जो रहता है वही रहता है, शेषफल यहाँ आ जाता है। तो 22 सही 1/2 डिग्री, ऑप्शन नंबर यही है बी हमारा, 22 सही 1/2 डिग्री से बोल सकते हैं हम 22.5 डिग्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ दिया हुआ है sec a प्लस tan a और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin a का मान इनमें से कौन होगा, sec a होगा, sin a होगा, cos a होगा या cos होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले सूत्र लगाते चलते हैं। देखिए
सै के बराबर क्या होता है, हम सब जानते हैं सै के बराबर होता है 1/cos ए। ठीक, यहाँ tan ए बराबर क्या होता है, हम सब जानते हैं tan ए बराबर होता है sin a/cos ए। बस इन्हीं दोनों को तोड़ना है। और यहाँ तो क्योंकि 1 माइनस साइन है वैसे ही रहेगा, तो sec a की जगह लिख दीजिए 1/cos ए और प्लस tan a की जगह लिखेंगे 1 को sin a/cos ए, sin a/cos ए। और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास में 1 माइनस साइन है। आप ध्यान दीजिएगा हर बराबर है, यहाँ पर एक बार हर लिख देंगे यानी cos है। ऊपर क्या बचा हमारा 1 प्लस साइन है, और ऊपर की इसमें गुणा होगी यहाँ से तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन है। आप ध्यान दीजिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो सूत्र हम जानते हैं a प्लस बी, और दूसरी ब्रैकेट में अगर a माइनस बी है तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे देखिए a का वर्ग और माइनस में साइन स्क्वायर का वर्ग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में तो हमारे पास cos a है ही। अब देखिए अगर 1 का वर्ग है इसका मतलब क्या होता है 1, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हम सभी जानते हैं क्या होता है cos स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ऊपर क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या आ गया cos स्क्वायर है, और नीचे हमारे पास क्या है cos है। तो cos ए से इसकी एक घात क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो क्या बचेगा हमारे पास में cos है, यानी आंसर हमारे पास क्या आया है cos है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है, cos है। तो आशा करता हूं कि बिल्कुल क्लियर होते जा रहे होंगे। 4 सवाल और बचे हैं, वो भी फटाफट कराते हैं, फटाफट रिवीजन कीजिए ताकि एग्जाम तक आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते चले जाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्य का क्रम से दिया, यानी पहला वाला जो दिया है वो दिया है क्या माध्य, और दूसरा वाला जो क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है माध्य का। ठीक है, क्रम से बंटन का बहुलक हमें ज्ञात करना है, तो हम सूत्र जानते हैं, ध्यान दीजिएगा बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक या माध्यिका, और माइनस में होता है 2 गुणे माध्य। चलिए मान लगाते हैं, देखिए 3 गुणे माध्यिका कौन सी, माध्यिका बाद वाली का, ये मतलब ये माध्यिका है, ध्यान दीजिएगा ये माध्यिका है, और माध्य पहले का ये माध्य है। तो यहाँ लगाते हैं माध्यिका का मान कितना है 25.8, और माइनस में 2 गुणे माध्य क्या दिया हुआ, माध्य दिया हुआ 26.1, 26.1। चलिए गुणा करते हैं, यहाँ देखिए 3 से गुणा करते हैं पहले, 3 अट्ठे 24, हासिल आया 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 कितने हो गए 17, हासिल आया 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 कितने हो गए 7। यहाँ देखिए 2 से गुणा करते हैं, 2 1 कम 2 दशमलव, 2 छंग 12, हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब घटाते हैं देखिए ध्यान से, 4 पॉइंट के बाद वाली पॉइंट, 4 में से 2 गया तो 2 दशमलव, 7 में से 2 गया तो 5, और 7 में से 5 गया तो 2, यानी आंसर कितना आया 2 दशमलव, मतलब 2 25.2, 25.2 देखो 2 है, बहुत बहुत पास पास के दिए हैं, देखो 25.1 भी दिया है, लेकिन हमारा आंसर क्या है 25.2। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये हमारे पास सी सही है। अब बढ़ते हैं अगले 18वें प्रश्न की ओर, देखिए ये क्या दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग में कोई भी सही सारणी नहीं बनती है, जैसा लिखा है ऐसे लिखते हैं, बस बहुलक वर्ग में क्या होता है सबसे पहले देखते हैं कि बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, भाई 5 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 10 ज्यादा है या 7 ज्यादा है। तो हम सब जानते हैं बारंबारता जो ज्यादा है वो 12 की है, और इसी के सामने वाला जो वर्ग कहलाता है वही कहलाता है बहुलक वर्ग। तो कितना होगा 10 से 15, 10 से 15 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 10 से 15। आशा करता हूं कि 18 सवाल क्लियर हो गए होंगे। अब 2 सवाल बचे हैं, याद रखना आपका हर एक नंबर जो है वो बहुत जरूरी होता है, और हर एक नंबर जो है आपकी डिवीजन को लगातार इंक्रीज करता रहता है। बढ़ते हैं 19 सवाल की ओर, 19वें सवाल की ओर, जो इस प्रकार है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो है वो 30 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल दिया हुआ है आयताकार का, और यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से x प्लस 1 मीटर अधिक हो, यानी कि चौड़ाई है x और उसकी लंबाई जो है 1 मीटर अधिक है, तो यहाँ लिख दीजिए देखिए ध्यान से कि जो चौड़ाई है वो है हमारे पास x, और लंबाई क्या हो गई इसमें से एक ज्यादा, यानी x प्लस 1, ये ज्यादा हो गई, मीटर है तो मीटर। ठीक, और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कितना 30, तो यहाँ लिख देंगे देखिए क्या होता है सूत्र हमारे पास में कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल
जो दिया है मान लीजिए 30 मीटर वर्ग मीटर, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो दोनों गुणा कर दीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है x+1 और चौड़ाई हमारे पास कितनी है x, इन दोनों की गुणा करेंगे और बराबर में कितना दिया हुआ है 30, यहाँ गुणा कर दिए दोनों की, और ये 30 प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, देखिए x² और प्लस का x एकम x, और ये प्लस के 30 इधर आगे काय के हो गए माइनस के 30 बराबर 0। अब देखना है इनमें से कौन समीकरण ये मैच करती है, x² प्लस x माइनस 30, x² प्लस x प्लस 30 है, ये कट गया, यहाँ तो 3 ही दिया, ये कट गया, देखो x² प्लस x माइनस 30 बराबर 0, यही वाला ऑप्शन सही है। और यहाँ वाला क्यों गलत है, क्योंकि ये माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे प्लस है, तो आंसर कौन सही है हमारे पास, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ कि 19 सवाल क्लियर हो गए होंगे, और बहुत ही जल्द, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अब आप प्ले लिस्ट में बाद में जाकर एक सवाल कराकर बाद में प्ले लिस्ट में जाकर आप बहुत सारे सवाल देख भी सकते हैं, उसमें आपको विज्ञान के भी कुछ लेक्चर मिल जाएंगे, गणित के भी मिलेंगे और इंग्लिश के भी मिलेंगे, अलग अलग है, तो वहां पर वो चीज आप प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर इस वीडियो के, जो इस प्रकार दिया गया कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, डायरेक्ट बताते हैं, देखो ध्यान दीजिएगा, अगर एक बार पासा उछाला जाता है तो 6 अंक संख्याएं आती हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर सम आ रही हैं तो क्या आएगा 1 2 4 6, 3 बार, तो 3/6 कितना हो जाएगा 1/2, सम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2, विषम संख्या आने की भी प्रायिकता 1/2, ठीक है। और अभाज्य संख्या अगर आ रही है तो वो भी 1/2 ही आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या है 2 3 और 5, इसलिए 1/2 ही आंसर आएगा। डायरेक्ट आप ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको करा देते हैं, जो पासे पे संख्या होती है, कुल संभावनाएं होती हैं, वो बोलते हैं एसपी। एसपी हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी कुल कंडीशन कितनी हो गई एसपी की 6 संभावनाएं हो गई। और सम संख्या कितनी आएंगी, सम संख्या कितनी होती है 2 4 6, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऐसी आ गया हमारे पास अनुकूल संभावनाएं, अनुकूल संभावनाएं कितनी हो गई हमारे पास में 3 हो गई, ठीक है। तो प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता सूत्र होता है पीई बराबर, ऊपर आता है कम वाला यानी ऐसी, और नीचे आती है कुल संभावना यानी कि एसपी। ऐसी हमारे पास कितना है 3 और एसपी कितना है 6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो आंसर कितना आएगा 1/2। आशा करता हूँ कि आपका वीडियो मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर दिया होगा आपने, और आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ आपके एग्जाम के लिए, और लगातार तैयारी करते रहिए, और आप यहाँ तक बने हुए हैं इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ।